बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखो ध्यान, तभी मिलेगा सम्मान। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आपके खेत इस वक्त धान फसल से लहलहा रहे हैं और ऐसे में आपको उसकी काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है। तो आज हम धान फसल की देखभाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के मछली पालकों को अनुदान पर नाव और जाल देने की है योजना। चतरा के किसान बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाभ। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद भारत। अब समाचार विस्तार से। गुमला जिले में मछली पालक भाइयों के लिए तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मत्स्य जीवी सहयोग समिति या समिति के सदस्य अनुदान पर साधारण नाव, मोटर चालित नाव या गील नेट ले सकते हैं। इसमें साधारण नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपए प्रति इकाई है। इसमें सरकार 30,000 रुपए अनुदान देगी। मोटर चालित नाव की कुल योजना लागत 4,45,000 रुपए है। सरकार इसमें 4,05,000 रुपए अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 20 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। चतरा जिले में उद्यानिकी खेती की तरक्की के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चतरा के किसानों को अनुदान पर मिर्च, ओल, अदरक और पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, गृह वाटिका की स्थापना, मशरूम कीट वितरण, गुणवत्ता युक्त सब्जी, फल फूल की नर्सरी इकाई, खुले वातावरण में फूलों की खेती जैसे अवयव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में 26 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, कीट व्याधि आपकी फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार अपनी फसल की निगरानी करें। कीटों की शुरुआती रोकथाम और उनकी संख्या का अनुमान लगाने के लिए गंधपाश या पीला चिपचिपा कीट फंदा लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जब किसी कीट की रोकथाम के लिए बार बार एक ही दवा का उपयोग हो या सभी कीटों के लिए एक ही दवा का इस्तेमाल हो तो दवा का असर कम हो जाता है। इसलिए दवाइयाँ बदलते रहें। अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग दवा का उपयोग करें। हो सके तो एक कीट के लिए भी अलग अलग मौसम में दवा का बदलाव करते रहें। किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि वो सबसे पहले अपने खेत में जो कीट आ रहे हैं उसका निगरानी करें, सर्विलेंस करें। इसके लिए अगर हमारे पास फेरोमोन ट्रैप है या फिर येलो स्टिकी ट्रैप है, इसका यूज़ करें और एक ही दवाई बार बार यूज़ ना करें। अलग अलग कीट के लिए अलग अलग दवाइयाँ आती है, वो अलग अलग ही छिड़काव करें। और जैसे कि तना और फल छेदक के लिए फ्लूबेंडामाइड, इमामेक्टिन बेंजोएट, स्पिनोसैड या कोरेजान का यूज़ छिड़काव करें। और जो रस शोषक कीट होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं, उनके लिए इमिडाक्लोप्रिड या थाइमिथॉक्सम इनका छिड़काव करें। शिमला मिर्च की खेती के लिए सितंबर में फसल लगाने का काम पूरा कर लें। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि शंकर प्रभेदों में भारत या इंद्रा लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद की बुआई में 800 ग्राम बीज और शंकर प्रभेद की बुआई में 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 45-45 सेंटीमीटर तथा
संकर प्रभेदों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की औसत उत्पादन क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि शंकर प्रभेद भारत और इंदिरा की औसत उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। क्रिसेट हो, व्हील हो, ग्रबर हो या ग्रबर कम व्हील हो, ये सभी ऐसे कृषि यंत्र हैं जिसकी मदद से किसान बरसात के मौसम में सब्जी फसल लगे खेतों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती में पौधारोपण के बाद खेत में नीम की खल्ली डालें। प्रति हेक्टेयर की दर 250 किलोग्राम नीम की खल्ली का उपयोग करें। फूल निकलने के बाद इतनी ही मात्रा में नीम की खल्ली का दोबारा व्यवहार करें। इससे कीट भी नहीं लगेंगे और उपज भी बढ़ेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार
ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, अभी आपके खेत जो है धान फसल से लहलहा रहे हैं और धान फसल को अपने बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है, तभी ज़्यादा आपकी धान अच्छी होती है और आपको काफ़ी मुनाफा भी होता है। और इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में विराजमान हैं। तो चलिए नेक काम में देरी नहीं करते, सीधा आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि झारखंड में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है और आप अभी धान की खेती में मशगूल होंगे। हालांकि इस बार बारिश थोड़ी देर से शुरू हुई थी, लेकिन बावजूद इसके धान की खेती जोर शोर से चल रही है और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो रोपा कर चुके हैं और उनके खेतों में फसल अब कुछ दिनों की हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ये जानने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से धान की समसामयिक जो देखभाल है वो आप करें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परवेज आलम। डॉक्टर परवेज आलम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर आलम, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार और जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आपके खेतों में अगर धान की फसल लगी हुई है तो तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर साहब, धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है और तकरीबन हर तरह की ज़मीन में यहाँ पर धान की खेती की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऊपरी ज़मीन में जो खेती कर रहे हैं किसान भाई धान की, उनके लिए इस वक्त क्या सुझाव है? देखिए, ऐसा है कि ऊपरी ज़मीन में जो किसान भाई धान की खेती किए होंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनका जो फसल का जो आयु है वो करीब करीब 60 से 65 दिन का हो चला होगा। क्योंकि उसके बाद हमको नहीं लगता है कि किसान भाई अगर ऊपरी ज़मीन में धान की खेती किए होंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिला होगा। तो कहने का मतलब है कि जो जैसे जून में तो थोड़ा बारिश तो इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जुलाई के जो प्रथम पखवाड़ा में जो बारिश मिला हम लोग को, और उस बारिश का लाभ उठा करके अगर किसान भाई अपलैंड में यानी ऊपरी ज़मीन में धान की सीधी बुआई अगर कर दिए होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही उनके लिए एक वरदान है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है कि अभी रुक रुक के वर्षा मिल रही है हम लोग को, है ना। नियमित वर्षा 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे वर्षा मिलती रह रही है और इससे जो है हमको लगता है कि धान का फसल के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। करना क्या है कि आप अगर आपके खेत में खरपतवार की समस्या है तो उसको हाथ से निकाल दीजिए। मैं हाथ से इसलिए बोल रहा हूँ, या मैकेनिकल निकाल दीजिए, केमिकल का प्रयोग ना करें। मैं इसलिए इस बात को जोर दे रहा हूँ कि देखिए धान की फसल ऐसे ही आपका बहुत ही समय पर नहीं लगा है, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप केमिकल से धान का अभी इस समय अगर आप उसका निदान करेंगे तो उसका एक तो समय चला गया है और दूसरा कि वो केमिकल का भी कॉस्ट जो है आपके उत्पादन में लागत में जुड़ जाएगा। इसलिए केमिकल का उत्पादन ना करें, लगाएं नहीं। उसमें कोशिश कीजिए कि मैकेनिकल या हैंड वीडिंग यानी किसी यंत्र से या हाथ से घास को वहाँ से खरपतवार को निकाल लीजिए। और ऐसे किसान भाई जो श्री विधि से खेती करते हैं उनके लिए तो ऐसे भी मैकेनिकल से ही हाँ, श्री विधि तो श्री विधि से जो खेती करते हैं उसके लिए तो खैर उनको कोनो वीडर चलाना ही पड़ता है, तो उसमें ये समस्या नहीं है। वो समस्या वहाँ पर मतलब स्वतः समाप्त हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप खेतों में अपने फसल को देख लीजिए, अगर उसमें फूल आने लगे हैं जी, तब उसमें किसी तरह का कोई कृषि कार्य आपको नहीं करना है।
ये नहीं कि फूल आ रहे हैं और आप उसमें घास निकालने के लिए अंदर जा रहे हैं, तो ये काम नहीं करना ये है। काम नहीं करना, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपके चलने से आपके शरीर से लग करके वो फूल जो है वहाँ से झड़ना शुरू हो जाएंगे, और जिसके चलते आपका उत्पादन बहुत ही खराब हो जाएगा, मतलब हो सकता है नहीं भी मिले। इसलिए ये गलती नहीं करना है कि अगर फूल आने लगे तो उस समय किसी तरह का कोई खरपतवार नियंत्रण का काम नहीं करना है, पहला चीज़। दूसरा, अगर आपने नेत्रजन का टॉप ड्रेसिंग यानी भुरकाव नहीं किया है, ये जो पानी पड़ रहा है इसका लाभ उठा करके खेत में नमी सुनिश्चित करके आप कोशिश करिए कि उसमें नेत्रजन का जल्द से जल्द भुरकाव कर दें, तो मेरे ख्याल से ऊपरी ज़मीन की जो धान है वो बहुत अच्छी निकल पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ऊपरी ज़मीन में जो किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं, क्या दूसरी तरह की जो ज़मीनें हैं उसमें भी इसी तरह का ये करना चाहिए? हाँ, सही है, आपने सही, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। दूसरी तरह की खेती मतलब मध्यम ज़मीन हो मतलब या जैसे मध्यम हाँ, ज़मीन है, हाँ, नीची ज़मीन है। तो क्या होता है कि मध्यम और नीची ज़मीन में ज़्यादातर किसान भाई हमारे रोपा करते हैं जी, है ना। और इस बार का जो कंडीशन रहा है, हमको लगता है कि सारे किसान के खेत में जो बिछड़े थे उनकी आयु जो है समय से ज़्यादा हो गई। हाँ, समय से ज़्यादा हो गई और समय पर वो रोपा नहीं कर पाए, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि बिछड़े खेत में ही रह गए, पानी नहीं मिला इसलिए रोपा नहीं कर पाए। तो खैर उससे मतलब नहीं है, अब हमको तो ये देखना है कि जो हमने कर लिया है उसको हम कैसे अच्छा करें। बिल्कुल। तो जो अगर आपने रोपा किए हुए, मान लीजिए 30 दिन आपका रोपा किए हुए अगर हो रहा है, तो उसमें खरपतवार निकालने के लिए बायोस्फेरिक सोडियम 250 ml है ना, 500 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर में आप उसका छिड़काव करें। बायोस्फेरिक सोडियम 250 ml एट द रेट 500 लीटर वाटर इन 1 हेक्टेयर जी, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको करेंगे तो जो खरपतवार है वो उसकी समस्या यहाँ दूर हो जाएगी। बिल्कुल, है ना। दूसरा है कि अगर आपने रोपा किया है 1 महीना हो गया है, तो फिर वहाँ भी आपको नेत्रजन का टॉप ड्रेसिंग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपको ये पता है कि ऊपरी ज़मीन में जो धान का पैदावार होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा रोपा विधि में धान का पैदावार होता है ना। तो रोपा विधि में धान का पैदावार जस्ट हमको डबल मिलता है, तो इसलिए वहाँ पर खाद की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए खाद का ज़रूर वहाँ पे भुरकाव अभी आप करके सुनिश्चित कर लीजिए जी, है ना। इसके बाद मान लीजिए कि बहुत से किसान हैं कि हो सकता है कि श्री विधि से खेती किए हों, तो श्री विधि से आप जैसा चर्चा में आपने शुरू में भी कहा कि श्री विधि से अगर आप खेती कर रहे हैं तो उस हालत में अगर आपके ज़मीन में जो फसल लगी है यानी धान की जो फसल लगी है उसमें अगर फूल नहीं आए हैं तो कोनो वीडर का इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। बिल्कुल, है ना। कोनो वीडर के इस्तेमाल के बारे में मैं समझता हूं कि हमारे किसान भाई भली जो श्री विधि से खेती करते हैं उनको तो जानकारी होनी चाहिए। हाँ। फिर भी वैसे किसान भाई जो नए जुड़े हैं तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि कोनो वीडर चलाने का एक तरीका होता है, उस तरीका को आप जरूर फॉलो करें। जी, गौतम जी शायद आपको भी पता जी होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैंने अक्सर आपके साथ ये चर्चा में मैंने बताया है किसान भाई को। तो तरीका क्या करना है, तरीका ये है कि कोनो वीडर आपको एक बार उत्तर से दक्षिण की दिशा में चलाना है और दूसरी बार पूरब से पश्चिम की दिशा में चलाना है। और इसका फायदा भी है कि जो खरपतवार हैं वहीं पर रह जाते हैं, जो खाद बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोनो वीडर चलाने का फायदा तो बिल्कुल सही बात है, जो एक तो आपका निकाई गुड़ाई वो हो गया और दूसरा जो भी खरपतवार वहाँ निकला कोनो वीडर उसको वहीं पे मिट्टी में दबाते हुए चला जाता है और कुछ समय के बाद वो सड़ करके एक तरह से खाद का भी काम करता है और मिट्टी का जो हेल्थ है उसको भी अच्छा करता है। बिल्कुल। तो ये कोनो वीडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमारे किसान भाई अक्सर एक गलती कर जाते हैं कि कोनो वीडर एक दिशा से चला लेते हैं, मान लीजिए कि पूरब से पश्चिम चला लिया और कहते हैं कि नहीं मैंने कोनो वीडर चला दिया, पूरा खेत तो मेरा कवर हो गया। लेकिन ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दोनों दिशा से, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, दोनों दिशा से, एक उत्तर से दक्षिण कर रहे हैं या दक्षिण से उत्तर कर रहे हैं,
तो फिर आप पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आप जरूर करिए। इस तरह से करेंगे तो आपका जो श्री विधि से जो धान लगा रहे हैं उसमें करीब करीब आपका जो खरपतवार नियंत्रण है इसकी समस्या दूर हो जाएगी। और इसके बाद आप उसमें नेत्रजन का भुरकाव करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। लेकिन सावधानी एक बरतनी है। मैंने चर्चा के शुरू में ही कहा कि अगर फूल आने लगे हैं तो आपको फिर नहीं करना है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो संकर धान की खेती करते हैं। संकर धान की खेती के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी किसान भाइयों को नहीं हो पाती है, खास करके जो कई बार फसल में कुछ खराबी आ जाती है। उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, संकर धान, जैसा कि हमारे किसान भाई को पता है कि संकर धान का जो उत्पादन क्षमता है वो हाई यील्डिंग वैरायटी या जो लोकल वैरायटी है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो जब ये तो समझने की बात है कि जो पौधा ज़्यादा पैदावार दे रहा है तो उसका खाने का भी भोजन भी ज़्यादा होगा। तो होता क्या है कि संकर धान में एक समस्या आती है कि जब संकर धान पकने के कगार पे होता है, जब उसमें पूरी तरह से बालियां जो हैं लद करके वो झूलने लगती हैं, तो इतना ज़्यादा वेट हो जाता है कि वो वहीं से टूट करके खेत में ही गिर जाता है ना जी। मतलब उसका जो तना है फल के वेट को नहीं सहन कर पाता है और वो गिर जाता है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जितना मजबूती तना को चाहिए था वो पौधा नहीं बना पाया। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि इसमें आप पोटास, है ना, लाल वाली जो खाद होती है उसका जरूर अभी भुरकाव करिए। अभी करना है। जो किसान भाई संकर धान की खेती कर रहे हैं तो नेत्रजन का तो आप भुरकाव किए ही होंगे। मतलब आपने 25% डाला होगा बुआई के समय में, फिर 25% आपने डाला होगा रोपा के समय में, जो 25% या 50% जैसे भी आपने किया है, जो 25% मात्रा नेत्रजन की बची हुई है। और मैं कहूँगा कि जो पोटास जितना आप डाले थे उसकी आधी मात्रा आप डाले होंगे बुआई रोपा के समय, जो आधी मात्रा बची है उसका अभी भुरकाव खेत में जरूर करें। बिल्कुल। ये तो बात हो गई कि किसान भाई जो ऊपरी ज़मीन में खेती कर रहे हैं या मध्यम ज़मीन में कर रहे हैं या रोपा में जो खेती कर रहे हैं वो नेत्रजन डालें। और संकर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर साहब, ये वक्त है, बारिश हो रही है, कई तरह के कीट पतंगे भी आ जाते हैं और कई तरह के रोग भी आ जाते हैं। तो जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उनकी खेती में अगर किसी तरह का रोग लगे तो वो किस तरह से वो देखें, या कीट पतंगों से बचाव के लिए वो क्या करें? देखिए, धान एक ऐसा फसल है जिसमें बहुत तरह के कीट भी लगते हैं, व्याधि भी लगता है और बहुत तरह के बीमारी भी आते हैं जी, है ना। करना हो क्या रहा है कि अभी का जो मौसम आप देखिए पूरे झारखंड में हर 4 दिन 5 दिन के बाद जो है बारिश हो रही है जी। और जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, वो अभी बढ़ा हुआ है जी। तो बीमारी और रोग का सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छा चीज़ होता है कि वायुमंडल में अगर ये आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा है तो रोग का भी अटैक ज़्यादा होगा और कीट पतंग भी उसमें ज़्यादा लगेंगे, है ना, क्योंकि उसी समय कीट के अंडे फूटते हैं और फूटने के बाद वो पौधे पर अटैक करते हैं खाने के लिए। तो मेरे हिसाब से किसान भाई को अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए कि उनको खेतों में रोज़ एक बार खेत के चारों तरफ घूमें, बिल्कुल, और ध्यान से देखें कि कोई पत्तियां पे कोई किसी तरह का दाग, धब्बा या पत्ती कोई वैसा है जो लग रहा है कि कोई कीट चाट गया है ना। तो निगरानी बहुत जरूरी है। आपने सही कहा, निगरानी बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है, हो सकता है आपके खेत में ब्लास्ट लगा हो सकता है कोई कीटाणु अटैक कर रहा हो, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पौधा आपको अफेक्टेड दिख रहा है उसको वहाँ से निकाल लीजिए। और अब तो हर ज़िले में सरकार का ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है, आप वहाँ पर अपने सैंपल को लेके जाइए। जो उनके वैज्ञानिक हैं, जैसे कीट के वैज्ञानिक अलग होते हैं, रोग के वैज्ञानिक अलग होते हैं, वहाँ जा कर के उसको दिखा लीजिए और उनके सलाह परामर्श के अनुसार
उसमें जो दवा लगनी है उसको आप वहाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी क्रम में हम ये बताना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो अपने मन से कुछ छिड़काव कर देते हैं। वो उनको लगता है कि ये जो कीट है, ये जो रोग है, इसको हम पहचान गए और ये हम इस पर डाल देते हैं। ये एक गलत तरीका है। बिल्कुल। और एक तो ये हुआ, एक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि किसान भाई पहले से ये सोच के बैठे हैं कि धान लगाए हैं तो ब्लास्ट आएगा ही, है ना, धान लगाए हैं तो फलाना कीड़ा हमको खाएगा ही, तो वो आए उससे पहले ही हम छिड़क देते हैं। तो देखिए, ये छिड़क देते हैं, ये कोई समाधान नहीं है जी। हम लोग का प्रयास ये होना चाहिए कि जो उत्पादन का जो लागत है उसको हमको कम करना है जी, है ना। ये ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सही बात है कि आप बहुत सचेत हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपने कुछ वैसा उन्नत किस्म का आपको बीज मिला है जिसमें ये सब बीमारी लगे ही नहीं, तो फिर जो आपने उसके लिए जो दवा छिड़का उसका जो पैसा लगा, वो पैसा तो आपके उत्पादन लागत में ही जुड़ेगा ना। बिल्कुल। तो फिर क्या होगा कि आपने फिर बाद में जब आप देखेंगे कि उत्पादन हुआ हमारा 6,000 रुपये का और हमने लागत ही लगा दिया 5,000 रुपये का, बिल्कुल। तो 1,000 रुपये का फायदा के लिए धान की खेती क्यों करेंगे? इसलिए मतलब पहले से सोच के कि नहीं, ये चीज धान है तो आएगा ही, ये धान है तो ये बीमारी लगेगा ही, अवधारणा बनाकर नहीं रखना है। आप बस नीड बेस्ड, मतलब जिसकी जो जरूरत है आप वही काम करें, है ना। हाँ, आप विजिलेंट रहें, आप सचेत रहें, फील्ड के चारों तरफ घूमें, रोज मॉर्निंग वॉक कर लें, आप सुबह सुबह की सैर कर लें, फील्ड के चारों तरफ घूम लें, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे खेत में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और अगर आपको कहीं पर लगता है कुछ गड़बड़ी है तो फिर आप वो पौधा को ही लेकर जाइए। पौधा एक सिंपल सैंपल के लिए एक पौधा निकाल लीजिए, उसको जो वैज्ञानिक है, मैंने बताया ना, कीट वैज्ञानिक हैं, रोग के भी वैज्ञानिक हैं, उनको आप दिखा लीजिए, वहीं से तुरंत उनको आपको दवा बता देंगे और उस दवा को ला करके आप छिड़काव कीजिए। और बल्कि मात्रा वगैरह की भी जानकारी। साथ ही एक चीज़ और डॉक्टर साहब इसमें हम जोड़ना चाहें कि अक्सर हम गलत दवाओं का प्रयोग कर देते हैं, उसका असर फसल पर तो है ही है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल। आप देखिए, अब इस क्रम में आपने जब ये बात छेड़ दिया तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आजकल देखिए जो कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं जी, उसका कारण मेन यही है, क्योंकि हमारे किसान भाई जाने अनजाने बहुत सारे दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और हर दवा का एक टाइम होता है, और वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम के बाद ही उसको फसल को काटना चाहिए। बिल्कुल। और किसान भाई नहीं कर पाते, तो क्या हो रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, उसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो आप तमाम जानकारियाँ जो डॉक्टर साहब ने आपको दी है, आप उसका लाभ उठाइए, निश्चित रूप से फसल अच्छी होगी। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।